नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। बात अभी 10th क्लास के अर्थशास्त्र की हो रही है। 10th क्लास के अर्थशास्त्र में मैंने इकाई 1 पढ़ा दिया है। अब इकाई 2 की बारी है। इकाई 2 जहाँ से बहुत सारे बहुविकल्पीय और दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्न आते रहते हैं। इस अध्याय में बहुत ही क्रिटिकल चीज़ों को समझना है जो राष्ट्र स्तर का है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का है। तो आज के अध्याय का जो नाम है वो है राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी स्टेट एंड नेशनल इनकम। ये इकाई 2 है, क्लास 10th है, अर्थशास्त्र की बुक में पढ़ा रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न पर ही ज़्यादा ध्यान है मेरा, क्योंकि आज का ये क्लास इंट्रोडक्शन वाला है, यानी सामान्य सी जानकारी वाला है। अगले क्लास में बेहद ही क्रिटिकल चीज़ों को बताऊंगा मैं। तो आज के क्लास में आपको समझना है आय, कुछ थॉट्स जो किसी न किसी के द्वारा दी गई है और कुछ सामान्य सी जानकारी। सबसे पहले आते हैं, राज्य आप समझ रहे हैं, राज्य क्या होता है। राष्ट्र आप समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो ऐसा जानिए कि भारत विभिन्न राज्यों का समूह है। बहुत से राज्य हैं, जैसे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य और राष्ट्र, इन सब राज्यों के मिलने से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी हमारा देश राज्य संघ है, राज्यों का समूह है। तो राज्य और राष्ट्र की आय। अब राज्य की आय, आय का मतलब इनकम, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं राज्य में, राष्ट्र में कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, इन सब की जानकारी इस अध्याय में हम लेंगे। सबसे पहले तो समझिए आपकी आय क्या होती है, इनकम क्या है। आपकी पुस्तक में जो परिभाषा है, किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक अथवा मानसिक, किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक अथवा मानसिक कार्यों के बदले उसे जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय अर्थात इनकम कहा जाता है। सपोज कीजिए आप ही वो व्यक्ति हैं और आप जो भी शारीरिक और मानसिक कार्य कर रहे हैं, दो ही तरह के कार्य करता है लोग, एक शारीरिक करता है, दूसरा मानसिक करता है। एक मजदूर जो है दिन रात शरीर गला रहा है, शरीर से विभिन्न तरह के कार्य कर रहा है और उसके बदले जो उसको पैसा मिल रहा है। और दूसरा वो व्यक्ति है जो मानसिक तौर पर कार्य कर रहा है, यानी कंप्यूटर पर बैठ के वो दिन रात मस्तिष्क से अपने काम ले रहा है। या एक शिक्षक, एक प्रोफेसर, इस तरह के जो मानसिक कार्य, या डॉक्टर, ये लोग मानसिक कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों कार्यों, शारीरिक और मानसिक दोनों कार्यों के बदले में जो भी पारिश्रमिक, जो भी पैसा उन्हें मिलता है वो इनकम यानी आय कहलाता है। पहली जो मेन बात थी वो हो गई कि इनकम क्या है, आय क्या है। अब एक कथन है जो बेहद महत्वपूर्ण है। ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा भी है। रैगनर नक्स, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री और नीति नियंता हैं रूस के। हैं तो नहीं कहेंगे हम, थे। रैगनर नक्स ने एक वाक्य कहा, एक बात कही जो काफ़ी मकबूल हुई। उन्होंने कहा कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, अर्थात गरीबी एक कुचक्र है। ये पूछेगा सवाल कैसे, ये कथन दे देगा और कहेगा कि ये किसने कहा था या ये किनका कथन है। तो गरीबी गरीबी को जन्म देती है, बात भी सही है। एक गरीब अशिक्षित और अर्थव्यवस्था में काफ़ी कमज़ोर होता है। अब अगर अशिक्षित है तो वो यही समझता है कि मेरे अगर 4, 5, 6, 7 बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा के लाएंगे और उससे हमारी गरीबी दूर होगी। जबकि होता इसके उल्टा है, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करता है इस चक्कर में कि कमाई ज़्यादा होगी, बच्चे बड़े होंगे तो ज़्यादा संपन्नता आएगी घर में, कमा के सब लाएंगे। लेकिन हो जाता है उल्टा कि वो बच्चों की परवरिश में ही वो कंगाल हुए जाता है और बच्चे भी अशिक्षित रह जाते हैं और वो बच्चे फिर से बच्चे पैदा करते हैं। तो ये एक चक्र सा चलते रहता है, गरीबी का चक्र। इसे रैगनर नक्स ने कहा कि ये गरीबी एक कुचक्र है। तो ये
लाइन आप याद रखिएगा, पूछेगा सब परीक्षा में कि यह किसका कथन था। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, अर्थात गरीबी एक कुचक्र है। कुचक्र का मतलब होता है खराब चक्र। एक चक्र सामान्य सा होता है, जैसे आप जल चक्र पढ़े होंगे या कार्बन चक्र पढ़े होंगे, तो ये उसी तरह का चक्र है, लेकिन ये कुचक्र है, खराब चक्र है। इस चक्र के कारण देश राज्य पतन के खाई में गिरते जाता है, यानी कि देश और राज्य की जो संपन्नता है वो खत्म होते जाती है और देश राज्य विपन्न होते जाता है। तो रैगनर नक्स का ये कथन। इसके बाद एक संस्था है जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स, यानी हिंदी में कहें तो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निर्देशालय। ये नाम बस याद रखिएगा और इसके बारे में इतना ही याद रखिएगा कि देश में आय के मानक को निर्धारित करने वाली ये संस्था है। देश में जितने प्रकार के इनकम होते हैं उन सब का ये मानक निर्धारित करता है यह संस्था, जिसका नाम है अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निर्देशालय, यानी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स। अगले पॉइंट पर आते हैं। इससे बस 1 नंबर का सवाल पूछेगा। अगले पॉइंट की ओर, अगला भी एक संगठन ही है जिसको शॉर्ट में हम CSO कहते हैं। CSO का पूरा नाम है सेंट्रल एस्थेटिक्स ऑफिस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है भारत का। क्यों? क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। जितने प्रकार के राष्ट्रीय आय हैं उन सब की गणना यही संस्था करती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये बहुत ही मकबूल, बहुत ही प्रचलित संस्था है और ये संस्था राष्ट्रीय आय की गणना के साथ साथ बहुत सारे काम करती है। ये भी जो संस्था है अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निर्देशालय, ये भी बहुत सारे कार्य करती है। आप जनगणना जो बड़े पैमाने पर होती है और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसमें गणना करनी होती है, तो ये सभी आपस में कोरिलेट करके मिलकर कार्य करते हैं। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यह भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। पूछेगा कैसे सवाल आपसे, वो ध्यान में रखिए। पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था का नाम बताएं, और दे देगा, इतना लंबा नहीं देगा, देगा बस CSO, SSO, SRO ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो आपको ध्यान में रखना है इसका फुल फॉर्म भी। CSO का फुल फॉर्म सेंट्रल एस्थेटिक्स ऑफिस, हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और ये वो संस्था है भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है। इतने तक ही आपको ध्यान में रखना है इस बात को। अब आते हैं आगे, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, इसके बारे में आपकी पुस्तक जो कहती है उसका जो सार है वो ये है, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम अर्जित आय की कुल मात्रा भी कह सकते हैं, को राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहते हैं। यानी कि देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी चीजें उत्पादित होती हैं, जितनी भी चीजों का उत्पादन होता है, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है और जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं, उन सब का जो कुल मूल्य है या उन सब से जो अर्जित आय की कुल मात्रा है वही राष्ट्रीय आय है। चर्चा इस पर विस्तृत होगी अभी। सामान्य सी जानकारी है, यहाँ से सवाल 2 नंबर का ही दे सकता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आय तो हमने समझा कि देश में वस्तुओं का और सेवाओं का जो कुल मूल्य है उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकल सकता है। ये मोटे तौर पर एक बात है। अब इसमें कुछ चीजें आपकी पुस्तक में वर्णित थी कि राष्ट्रीय आय को अर्जित करने का 2 आयाम है, 2 क्षेत्र हैं। एक है भौतिक और दूसरा है अभौतिक। अब भौतिक क्या होता है? भौतिक अर्थशास्त्र की भाषा में भौतिक जिन्हें मूल्य के रूप में आंका जा सकता है, ऐसे रिसोर्स, ऐसी चीजें, ऐसा माध्यम जिसको मूल्य के रूप में आप आंक सकते हैं, वो भौतिक के अंतर्गत आता है। वो
इनकम का भौतिक स्रोत है, जैसे श्रम, पूंजी, प्राकृतिक संसाधन। जितने भी प्राकृतिक संसाधन आप देख रहे हैं, कोयला, सोना, चांदी, अभ्रक, तेल, ये सभी के सभी भौतिक स्रोत है जिसका एक मूल्य आंका जा सकता है। अब बात आती है अभौतिक की। अभौतिक ये ऐसी सेवाएं जो अदृश्य रूप में संसाधनों की वृद्धि करते हैं, अदृश्य रूप में संसाधनों की वृद्धि करते हैं, यानी कि देश के इनकम में उनका भी योगदान है परंतु अप्रत्यक्ष तरीके से है। जैसे एक शिक्षक छात्रों को पढ़ा के उस योग्य बनाता है कि वो किसी भी चीज़ को संसाधन में कन्वर्ट करता है या कुछ अच्छे खोज करता है, कुछ अच्छे कार्य करता है जिससे देश का इनकम होता है। एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर, एक डॉक्टर लोगों को स्वस्थ बनाता है ताकि वो देश के आय के स्रोत को बढ़ा सके, यानी देश का विकास कर सके। तो ये जितने भी शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर या जितने भी कर्मचारी आप देख रहे हैं जो विभिन्न शहरों में काम कर रहे हैं, वो सरकारी सेक्टर के हो या प्राइवेट सेक्टर के हो, तो ये सभी के सभी अभौतिक ऐसे स्रोत हैं, ऐसे अदृश्य स्रोत हैं जो संसाधनों को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, संसाधनों में और ज़्यादा वृद्धि करते हैं। और ये दोनों, भौतिक और अभौतिक, यही दोनों को मिलाकर देश का इनकम जनरेट होता है, देश का आय जनरेट होता है और देश विकास और तरक्की के पथ पर आगे बढ़ता है। तो ये सामान्य सी बातें थी, भौतिक अभौतिक। चूँकि पुस्तक में था इसलिए मैंने समझा आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो बता देना उचित मैंने समझा। अगर कोई दिक्कत होगी, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझ में नहीं आ रही होगी चीज़ें, तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। अब ये थी सामान्य सी जानकारी। अब थोड़ा सा इनकम पर जब बात आई है तो थोड़ा समझ लीजिए कि देश के अंदर जितने राज्य हैं उन राज्यों में अग्रगणी इनकम करने वाला, अग्रगणी आय प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये कुछ आंकड़े हैं। पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो वो है गोवा। गोवा के लोग 4,67,998 रुपये प्रति वर्ष कमा लेते हैं। वही दिल्ली दूसरे स्थान पर है, सिक्किम तीसरे स्थान पर है और सबसे निचले जो पायदान पर है वो है हमारा बिहार, जहां पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कितना है? 47,541। आप ऊपर के आंकड़ों को देखिएगा तो गोवा का 4 लाख से ऊपर है, दिल्ली का आपका 36 लाख के ऊपर है, वही सिक्किम का है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो गोवा, दिल्ली, सिक्किम, इन सब का जो है आंकड़ा बिहार से बहुत ऊपर है। तो बिहार सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है। 47,541, मात्र इतने ही रुपए प्रति व्यक्ति सालाना का इनकम बिहार का है। तो इस तरह ये छोटा सा इनकम का आंकड़ा था। इससे सवाल कैसे आएंगे? सवाल आएंगे कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है, तो आप मारिएगा गोवा। और सबसे कम किस राज्य का है, तो वो है बिहार। बिहार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी याद रहता है, कॉमन सी बात है। बहुत सारी चीज़ों में लोएस्ट कैटेगरी में बिहार ही आता है। तो ऊपर वाले का, नंबर 1 वाले का याद रखना है आपको, गोवा का। तो ये था सामान्य सी जानकारी। अब जरा सा एक और थॉट्स पे चर्चा करते हैं। एक और जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने क्या कहा इनकम के बारे में, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर केन्स। क्या नाम है? प्रोफेसर केन्स। इन्होंने एक सूत्र दिया है और उसी सूत्र से ये इनकम निकालने का तरीका बता रहे हैं। इन्होंने सूत्र जो दिया है उसका ये सिंबल है y=c+i, जहां पर y राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम है, c उपभोक्ता व्यय यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है,
और आई इक्वल टू विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने क्या कहा, ये जो है वाई ये राष्ट्रीय आय है, यानी राष्ट्रीय आय इक्वल टू उपभोक्ता व्यय प्लस विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट। कैसे इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय निकलेगा कि उपभोक्ता व्यय और विनियोग इन दोनों को मिला दीजिए तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। अब उपभोक्ता व्यय क्या होता है, हम सभी एक उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता का मतलब उपभोग करने वाला। हम बाजार से बहुत सारी चीज़ों को खरीद के लाते हैं और उसका उपभोग करते हैं। इस शर्ट का, इस कमीज का मैं उपभोग कर रहा हूँ, पेन का उपभोग कर रहा हूँ। तो जितनी भी चीज़ों को आप उपयोग में लाते हैं उन चीज़ों के आप उपभोक्ता कहलाते हैं। अगर मैं रेक्सोना या मैं लक्स साबुन लगाता हूँ तो लक्स साबुन का मैं उपभोक्ता हुआ। तो उपभोक्ता यानी कि हम जितनी चीज़ें खरीद रहे हैं यानी कि उतना हम व्यय कर रहे हैं, उतना हम खर्च कर रहे हैं। व्यय करने का मतलब खर्च कर रहे हैं। तो उतना प्लस विनियोग, कितना हम पैसा बचा के बैंक में जमा कर रहे हैं या बिजनेस में लगा रहे हैं या किसी चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों को जोड़ देने पर, अब सपोज कीजिए कि हम सभी एक उपभोक्ता हैं, तो Y ये हो गया राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब C का मतलब उपभोक्ता व्यय। अगर मैं एक उपभोक्ता हूं और मैं 500 रुपये महीने में खर्च करता हूं तो 500 प्लस विनियोग, और 500 रुपये मैं बचाता हूं विनियोग, या बचा के मैं बैंक में जमा करता हूं या बिजनेस में अपने लगाता हूं। तो दोनों को अगर मिला दें तो 1000 जो है यही मेरा इनकम है, यही आय है। अब राष्ट्रीय स्तर पर भी यही स्थिति है कि जितने भी देश के उपभोक्ता हैं वो जितना खर्च करते हैं उसको जोड़िए, प्लस में वो जितना पैसा किसी बिजनेस में, बैंक में या अन्य जगह पर विनियोग किए हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनको जोड़ दीजिए। तो ये दोनों के जोड़ने पर जो आएगा वो होगा राष्ट्रीय आय, मतलब वाई निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से दिमाग में नहीं बैठाना है, बहुत इजी सा बात है। हो सकता है परीक्षा में 1 नंबर में पूछ दे कि y इक्वल टू सी प्लस वाट, या y इक्वल टू वाट, या प्रोफेसर केन्स के अनुसार आय का कौन सा सूत्र उपयुक्त है। तो 4 ऑप्शंस में y इक्वल टू कुछ रहेगा, उसी में से एक रहेगा y इक्वल टू सी प्लस आई। तो ये प्रोफेसर केन्स का दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। y का मतलब हो गया नेशनल इनकम, c का मतलब हो गया। ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार दिए गए सूत्र में c का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक रहेगा विनियोग, एक रहेगा राष्ट्रीय आय, एक रहेगा राज्य आय, दूसरा रहे और चौथा जो रहेगा वो रहेगा उपभोक्ता व्यय। तो सी का मतलब उपभोक्ता व्यय, आई का मतलब विनियोग। तो ये ध्यान में रखना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही मैं बताऊंगा। अगले क्लास में हम नेशनल इनकम में जो आयाम हैं जिसको हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं और उसमें उसके अंदर क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, उन चीज़ों पर चर्चा मैं करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।